वेलकम बैक। आज का दूसरा टॉपिक हम लोग करेंगे भारतीय समाज में सोशल मीडिया की भूमिका। स्क्रीन टू सोसाइटी, भारतीय समाज में सोशल मीडिया की भूमिका। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि सोशल मीडिया, मैं इसको शॉर्ट में सोशल मीडिया को एसएम लिखता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत आप समझ लेना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आजकल चर्चा में है। इन जनरल सोशल मीडिया हमेशा चर्चा में रहा ही है, लेकिन आजकल जो आप देखेंगे डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं है ना, तो बहुत ज़्यादा विवाद में है। उसके बारे में समझेंगे आगे डिटेल से, उसको भी देखेंगे। सोशल मीडिया जो है एसएम क्या है, आसान टॉपिक है, वैसे सब लोग परिचित हैं, सब लोग इसके भुक्तभोगी हैं। इसके क्या क्या प्रकार हैं
सोशल मीडिया के विनियमन भारत में सोशल मीडिया का विनियमन का प्रावधान क्या है, कैसे होता है। उसके बाद विभिन्न क्षेत्र में इसका प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक देखेंगे। तो सोशल मीडिया के लिए बड़ा फेमस कोट है कि यह दो धारी तलवार है। दो धारी तलवार किस प्रकार से है, इसका परिवार पे क्या पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं। दो धारी तलवार, तलवार का अगर दो धार हो, है ना, तो चला रहे हो तो कभी चांस है कि अपना भी लग सकता है। दो धारी तलवार है। इसका सामाजिक व्यवहार पे, समाज व व्यवहार पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। सोशल मीडिया का शिक्षा पे क्या प्रभाव है, शिक्षा अलग से देखेंगे। उसके बाद लोकतंत्र, राजनीतिक प्रभाव भारत के संदर्भ में लोकतंत्र व चुनाव पे क्या प्रभाव है। इसका लोकतंत्र के साथ पत्रकारिता भी जोड़ी जाती है, तो मीडिया व पत्रकारिता पे प्रभाव। न्यायपालिका पे प्रभाव। हमारे अर्थव्यवस्था या इसका आर्थिक प्रभाव क्या है। अर्थव्यवस्था पे बहुत अनंत डायमेंशन निकल सकते हैं, है ना। आंतरिक सुरक्षा पे क्या प्रभाव, इंटरनल सिक्योरिटी पर प्रभाव, आंतरिक सुरक्षा पे प्रभाव, हमारे संस्कृति पे प्रभाव। ऐसे करके हर चीज में ये डायमेंशन सोशल मीडिया का निकल सकता है। तो अब इसलिए हम लोग विस्तृत तरीके से देखेंगे, इसीलिए ये चीज है। उसके बाद क्या क्या इसके संबंध में प्रभाव तो हम देख रहे हैं, इसको रेगुलेट करने में या फिर इसके दुरुपयोग को रोकने में क्या क्या चुनौतियां आती हैं और आगे आएंगी, और लास्ट में आगे की राह, वे फॉरवर्ड आप ही से मैं पूछूंगा, आप ही से मैं पूछूंगा। सबसे पहले समझिए कि अभी बड़ा चर्चा में यूट्यूब पे मैं काफ़ी वीडियो देखता हूँ, डिजिटल अरेस्ट या फिर इस तरह के आते हैं फ्रॉड कॉल का वीडियो, है ना। हम क्योंकि इसलिए भी देखना पड़ता है कि ये मत समझना कि तुम पढ़े लिखे हो तो बच जाओगे। कब कौन कैसे फंसेगा कोई नहीं जानता है। जब तक हम लोग सीखते कि OTP नहीं देना है, जागरूकता जब तक हुई, अब कम नहीं पढ़े लिखे लोगों को भी क्या पता है, OTP नहीं देना है, तो दूसरा टेक्निक अपना लिए। और डिजिटल अरेस्ट में कौन फंसे, बड़े लोग ही फंसे, पैसे वाले लोग ही फंसे। हम विद्यार्थियों को फंसा के कितना 55 रुपया ले जाएगा, जिसके पास 55 लाख है, 5 लाख है, वही फंसे। तो काफी सोशल मीडिया अभी चर्चा में है। ऐसे भी रहता है, अभी डिजिटल अरेस्ट की जो बड़े स्तर पे घटना हुई है, हो रही है, इसलिए भी चर्चा में है। तो हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया क्या है। पहले बताइए सोशल मीडिया क्या है। सूचना
सूचनाओं का आदान प्रदान लोगों को, वो तो डाक विभाग का चिट्ठी भी करता था, लोगों को आपस में जोड़ता था, सूचना का आदान प्रदान, टेलीग्राफ भी करता था। हाँ तो हम बोल तो रहे हैं आपके पास वो मंच तो यहां भी था टेलीग्राफ में। हाँ? इंटरनेट के माध्यम से तो वो तो मेल भी करते हो तुम, जैसे कोई बात नहीं, मेल करते हो कि नहीं? तो जो जीमेल है वो सोशल मीडिया है, तुम जो मेल करते हो सब पढ़ता है कि जिसको मेल करते हो वो करते हो। वो जो पोस्ट ऑफिस को उठा के, जीमेल क्या है, पोस्ट ऑफिस को उठा के इंटरनेट का सहायता से तुम चिट्ठी भेज रहे हो, दैट्स ऑल। इंटरनेट के माध्यम से लोगों और समुदायों को जोड़ना नहीं, तो न्यूज चैनल हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट है कि यह डिजिटल प्लेटफॉर्म है। क्या है ये? डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां उपयोगकर्ता बड़े स्तर पे एक साथ जुड़ते हैं, कंटेंट बनाते हैं, कंटेंट को शेयर करते हैं, दूसरे के कंटेंट को देखते हैं, सुनते हैं, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है। क्या है ये सोशल मीडिया? डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पे लोगों को आपस में जोड़ा जाता है। समझ पा रहे हैं? अब ये सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसका अगर टाइप्स देखोगे सब आपको पता है कि आपको सोशल नेटवर्किंग साइट, इसमें फेसबुक, लिंक्डइन, सोशल नेटवर्किंग, आप नेटवर्किंग करते हो लोगों से, है ना? तो क्या है ये? सोशल नेटवर्किंग साइट है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट, अब ट्विटर किस में बदल गया है? एक्स में। तो एक्स क्या है आपका? माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। और कोई माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है क्या? कू जो बंद हो गया। और कोई है क्या? एक नया खुला है, देखो, थ्रेड्स, इंस्टाग्राम जो मेटा का ही है, मार्क जुकरबर्ग शुरू किया, क्या किया है? थ्रेड्स, धागा, है ना? तो धागा के आकार का ही उसमें उसका सिंबल भी होता है। फोटो और वीडियो साझा करने वाला साइट्स, फोटो और वीडियो, इंस्टाग्राम, भारत में टिकटॉक बैन है लेकिन टिकटॉक भी वही है, यूट्यूब, ये सब क्या है? फोटो और वीडियो शेयर करने वाला है। उसके बाद मैसेजिंग ऐप, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, ये सब मैसेजिंग ऐप है। बहुत सारे लोग तो पेटीएम पे भी ये मैसेज करके बात कर लेते हैं, हम देखे हैं तो लोगों को। अगर मैसेज छुपाना हो तो पेटीएम पे ही बात कर लिए, गूगल पे बात कर लिए, वो सब सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, ठीक है? चर्चा फोरम, जहां चर्चा होता है, रेडिट है, कोरा है, इस सब में क्या होता है? चर्चा करते हो, कोई फोटो और वीडियो ये सब शेयरिंग नहीं है, मेन चर्चा करते हो, डिबेट डिस्कशन करते हो, ठीक है? तो इसी प्रकार से अनंत प्रकार के अनंत सोशल नेटवर्किंग साइट है, जो बड़े बड़े साइट्स हैं ये सब हैं। टिकटॉक तो बैन हो गया, अच्छा बात है, लेकिन दूसरा जैसे ही बैन हुआ इंस्टाग्राम रील निकाल दिया, है ना? अब इसका जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन ध्यान रखना है, इसका विनियमन एक ही कानून है, आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, आईटी एक्ट के द्वारा होता है, जिसके एक दो हम लोग प्रोविजन देख लें कि सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट ये क्या क्या कहता है? गवर्नमेंट को शक्ति देता है कि जो कुछ कंटेंट को पब्लिक, सार्वजनिक इसमें परिदृश्य से ब्लॉक कर सके, जो कंटेंट देश की संप्रभुता, अखंडता पे को आहत करता है या देश की रक्षा के खिलाफ है, देश की सुरक्षा के खिलाफ है, आंतरिक सुरक्षा के खिलाफ है, विदेशी देशों के साथ फ्रेंडली रिलेशन से के खिलाफ है, पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था के खिलाफ है, और बहुत सारा कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होता है आपका संज्ञेय अपराध, उसके खिलाफ है।
उसको रोकने के लिए, संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए सरकार 69A के तहत कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है। उसके बाद सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है 79(1) ऑफ आईटी एक्ट, इसके तहत सरकार जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसको मध्यवर्ती बोलते हैं, इंटरमीडियरीज बोलते हैं, आप किसी को सूचना दे रहे हैं वो मध्यवर्ती है, किसी से जुड़ रहे हैं वो मध्यवर्ती, वो प्लेटफॉर्म है। तो आप किसी को कुछ भी मैसेज कर रहे हो वो प्लेटफॉर्म के जिम्मेदार होगा, है ना। तो इसके लिए इनको एग्जम्पशन दिया गया है लाइबिलिटी से कि अगर वो कंटेंट खुद बना नहीं रहे हैं, है ना, जो मध्यवर्ती है वो कोई कंटेंट शुरू नहीं कर रहा है या बना नहीं रहा है या फिर ट्रांजिशन को कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो उसको छूट मिलेगा। वो जो इंटरमीडियरी है, जो मध्यवर्ती है, बस कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए अपना प्लेटफॉर्म दे रहा है। नहीं तो इतना लोग घृणा वाला मैसेज करता है, उसमें तुम फेसबुक को जिम्मेदार ठहराने लगोगे तो कंपनी तो चलेगा ही नहीं। इसलिए उसको छूट दिया हुआ है कि अगर हाँ फेसबुक घृणा वाला मैसेज डाल रहा है तब उस पर छूट नहीं मिलेगा, एक्शन होगा, है ना। बात समझ रहे हो भाई। इसी प्रकार से इसी आईटी एक्ट, याद रखना, जो कानून होता है वो संसद बनाती है और हर कानून को लागू करने के लिए नियम विनियमन अधिसूचना कार्यपालिका को जारी करना पड़ता है। ये जो नियम विनियमन और अधिसूचना है इसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, प्रत्यायोजित विधायन कहते हैं। वही प्रत्यायोजित विधायन है आपका आईटी मध्यवर्ती गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया नैतिकता कोड नियम 2021। किस कानून के तहत बनाया गया? आईटी एक्ट 2000 के तहत ये बनाया गया। इसमें क्या प्रावधान है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ये इंश्योर करना है कि अपना कंटेंट मॉडरेशन करना है। कोई बच्चे का पॉर्न अपलोड कर दिया या कोई पॉर्न अपलोड कर दिया है या कुछ आपत्तिजनक फोटो डाल दिया है, घृणा वाली बात कर दिया है, तो कंटेंट को आप डिलीट कीजिए, मॉडरेट कीजिए। तो ऑनलाइन सेफ्टी आपको कंटेंट मॉडरेशन में ध्यान देना है। साथ में आपको यूजर को एजुकेट भी करना है प्राइवेसी पॉलिसी और हार्मफुल कंटेंट के संबंध में, ठीक है। और लास्ट बात, 2023 में एक अमेंडमेंट हुआ इसी आईटी रूल में, जिसमें बोला गया कि कोई भी भारत सरकार के खिलाफ कोई जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको रोकना, और साथ में अगर सरकार बोलती हो तो वहां से हटाना किसका काम है? जो इंटरमीडियरी है, जो मध्यस्थ है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का। और ये कंप्लायंस रिक्वायरमेंट के लिए सभी प्लेटफॉर्म को एक ग्रीवांस ऑफिसर को नियुक्त करना है, ठीक है। फैक्चुअल चीज है, इसमें समझाने वाली बात कुछ नहीं है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मुख्य रूप से आईटी एक्ट को लागू करता है। उसके अलावा ट्राई भी और साथ में पीआईबी का फैक्ट चेक यूनिट, बहुत सारे जो कंटेंट हैं अगर गलत हैं तो पीआईबी का फैक्ट चेक यूनिट बोलता है कि ये गलत कंटेंट है। सरकार के तरफ से ये तीनों है। नोडल मंत्रालय कौन है बताइए? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसी तरीके से विनियमन उसमें होता है। ये सब प्रावधान है। कोई दिक्कत? गौरी समझ में आ रहा है? अब इसका विभिन्न प्रभावों को देखेंगे कि सोशल मीडिया का परिवार पे क्या प्रभाव पड़ता है, पारिवारिक संबंध पे। एक चीज मैं आपको बता दूं कि भारत में अभी वर्तमान में 600 मिलियन का मतलब 60 करोड़ लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, और समय के साथ ये बढ़ने ही वाला है, ये अरबों में जाने वाला है। तो समझ जाइए कि हर व्यक्ति के जीवन का पार्ट होता है अब एक आभासी दुनिया, है ना। मैं जो यहाँ बोल रहा हूँ कहीं फोटो भी डालूंगा,
अब एक पैरेलल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करते हैं हम, और वास्तविक वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इतनी बड़ी आबादी है, और हर सोशल मीडिया साइट का नज़र किस पे होता है? भारत पे होता है। क्यों? इतनी बड़ी आबादी है, प्लस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। चाइना पे नज़र नहीं होगा, क्यों? चलने ही नहीं देगा वहाँ, है ना। उसका अपना ऐप है वी चैट और क्या क्या। भारत में सबसे बड़ी, अब तो चाइना से बड़ी आबादी हो गई है। तो जो पोटेंशियल भारत में है हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए, तो पूरा फोकस उन लोगों का मुख्य रूप से भारत होता है। सोशल मीडिया का आपको सब लोग यूज करते ही हैं, व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो या हर चीज। तो क्या आपने महसूस किया है कि पारिवारिक संबंध के साथ क्या सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं? पारिवारिक संबंध के साथ क्या सकारात्मक आपको प्रभाव देखने को मिलता है? बताइए। कोई संबंध, माता पिता भाई बहन, कोई ऐसा आपको नहीं देखने को मिलता है? अगर सोशल मीडिया पे क्या करते हो? हाँ, अरे परिवार को जागरूक करते हो क्या? जो भौगोलिक दूरी है, पहले तुम लोग तो पता नहीं जेन जेड जनरेशन हो शायद, जेन जी जिसको बोलते हैं, हम लोग टेलीफोन बूथ पे जाते थे, है ना, और उस पर कॉइन डालते थे, उसके बाद घुमाते थे, तब कॉल लगाते थे, और खच से आवाज़ आने लगता था 15 सेकंड पहले कि पैसा खत्म होने वाला, तो एक का सिक्का लेके रखे हुए हैं। हाँ हाँ मम्मी हम पहुंच जाएंगे 5 दिन बाद, फलाना ट्रेन है, ठीक है ठीक है, रखते। समझ रहे हो बात? पोस्ट कार्ड लिखते थे कि हम पहुंचने वाले हैं, खुद पहले पहुंचते थे, पोस्ट कार्ड बाद में पहुंचता था। ठीक है, सोशल मीडिया के कारण ये जो भौगोलिक दूरी है, अब लगता ही नहीं है कि जो पूरा परिवार है बहुत ज़्यादा दूर रह रहा है। सब लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन एकदम इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन, चाहे फोटो हो वीडियो, तुरंत तो परिवार के साथ शेयर कर लिए। मम्मी बोले कि बेटा तुमको देखे हुए बहुत दिन हो गया, कोई बात मम्मी, नेट ऑन करो उधर से, मम्मी लोग का नेट ऑफ रहता है, वीडियो कॉल पे तुरंत मिल लिए। भौगोलिक दूरी कितना कम, ये भी ध्यान देना पड़ता है कि तुम कहाँ पे हो तभी वीडियो कॉल करो, है ना, क्या शिवम? तो भौगोलिक दूरी कम हो गई है। और सबसे मजेदार बात कि जो एक तो भौगोलिक दूरी कम हुई, जो लोग दूर रहे हैं, और ये प्रभाव आप कोविड-19 में आपने देखा। अगर कोविड-19 उस समय आया होता जब चिट्ठी उट्ठी चलता था, तो पता ही नहीं चलता कि किस दोस्त को कोविड हो गया, किसको क्या दिक्कत है, किसको हम हेल्प कर सके। सोशल मीडिया बड़ा अच्छा था, जहाँ जागरूकता भी फैला, और साथ में परिवार के साथ बड़ा हम करीब थे। माता पिता चिंतित होते थे, बोलते नहीं हम ठीक है, घर देखो घर के अंदर है, देखो बाहर नहीं जा रहे हैं, है ना। तो वो जो भौगोलिक दूरी थी, वहां पे सोशल मीडिया का देखा गया कि बड़ा अच्छा यूज हुआ है। एक और चीज देखिएगा, विस्तारित या एक्सटेंडेड फैमिली, जिनसे इन जनरल एक समय के बाद हमें मतलब नहीं होता था। परिवार में कोई शादी हो रहा है तब मिलेंगे, अरे क्या हाल है, इतना बड़ा हो गया, देखे थे इतना बड़े थे, है ना, हर लोग यही बोलता है। तो उस एक्सटेंडेड फैमिली के से, जैसे चचेरा भाई, फुफेरा भाई, है ना, जब हम लोग किसी शादी या किसी समारोह में जाते तब मिलते थे। सूचना नहीं, अरे आपको 2 बच्चे हो गए, पता नहीं शादी कब हुआ, है ना। अब क्या है कि उस एक्सटेंडेड फैमिली से भी हम जुड़ाव कर पा रहे हैं, आसानी से जुड़ाव कर पा रहे हैं। जो वृद्ध आबादी है, जो रिटायरमेंट के बाद पता नहीं होता था कि इसे, मेरे पिताजी फौज से रिटायर हैं, तो उनको पता ही नहीं था उनका दोस्त लोग कहाँ है, सच में पता नहीं था। लेकिन जैसे ही व्हाट्सएप आया, एक आदमी के पास नंबर था, सब जोड़ना चालू किया, ग्रुप बन गया, सारे जो लोग हैं अब दिन भर अपना गुलदस्ता एक दूसरे को भेजते रहते हैं। गुलाब का फूल, हम तो सख्त मना किए, गुलाब का फूल नहीं चाहिए, पिताजी कमल फेंक दे, फूल नहीं चाहिए, आप मेरे मोबाइल को गार्डन बना दोगे, है ना। खैर, लेकिन कम से कम वो जो एक अकेलापन था, जब दोस्त से तुम मिलते हो, बात करते हो, तो कितना अच्छा महसूस होता है, खासकर वृद्ध आबादी के लिए जो खाली बैठा हुआ है।
तो ये हुआ एक्सटेंडेड फैमिली से जुड़े। अब बताओ, अभी तक तो सब अच्छा चीज सुनने को मिल रहा था, दिक्कत क्या हो गया? दिक्कत, नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा है? आज ही सोसाइटी में एक मेरे जो फ्रेंड है उनके साथ हम वॉक कर रहे थे, बड़े हैं एज में, 45 साल के हैं, तो हमसे शेयर कर रहे थे कि उनका बच्चा जो है वो बड़ा गुपचुप शांत रहता है, बात नहीं करता है ज़्यादा, है ना। और तो हम बोले कि उनको उसको रोज रात में कहानी सुनाइए अपने पास, जब सोते समय क्या कीजिए, स्टोरी सुनाइए, उससे बॉन्डिंग क्रिएट होता है। आपको आज भी याद होगा दादा दादी कहानी, चाचा कहानी सुनाते थे। अब क्या है, दादा दादी अलग मोबाइल में, चाचा अलग मोबाइल में, बच्चा अलग मोबाइल में, सब अलग अलग अपना कहानी देख रहा है, लेकिन आपस में कोई बॉन्डिंग नहीं बन रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये बोला कि हाँ बिल्कुल तुम सही करो, हम सोते समय सोशल मीडिया पे रहते हैं, मेरा बच्चा भी कुछ टीवी वूवी देख रहा होता है, तो बॉन्डिंग क्रिएट नहीं हो पा रहा है। मतलब जो क्वालिटी टाइम था पहले, डिनर टेबल पे साथ में एक थाली में खा रहे हैं, है ना, और इस जुगाड़ में है कि अपने भाई से ज़्यादा हम खा लें मिठाई, फल आम ज़्यादा हम खा लें। अब क्या है, दोनों अपना अपना रूम में अपने अपने थाली में खा रहे हैं मोबाइल देखते हुए। तो क्वालिटी टाइम जो फैमिली, जब तक क्वालिटी टाइम व्यतीत नहीं करोगे, फ्यूचर में वो याद नहीं होगा, बॉन्डिंग नहीं होगा। तो आमने सामने की जो बातचीत है वो बहुत कम हो गई। बातें सब पता है, कैसे पिताजी के लाइफ में क्या चल रहा है ये सोशल मीडिया से पता है। आमने सामने की बातचीत बहुत कम हो गई है। गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी टाइम, जो क्वालिटी टाइम बोलते हैं फैमिली का, कम हो गया है। और एक्सटेंडेड फैमिली से जो तुम जुड़े हो व्हाट्सएप पे, वो भी देख रहा है कि इसका भगवान करे प्रीलिम्स ना हो, हम पे प्रेशर पड़ जाएगा। तुम भी देख रहे हो कि अरे कार खरीद लिया, हम कहाँ मुखर्जी नगर में घूम रहे हैं, प्रीलिम्स के चक्कर में फंसे हुए। बेसिकली सतही जुड़ाव हुआ है, सतही संबंध हुआ है, बस एक दूसरे का लोग ये देखते रहते हैं सच में कि कौन कितना आगे बढ़ा है। एक जलन की प्रवृत्ति बढ़ी है, पहले भी था, ऐसा नहीं पहले नहीं था, लेकिन जो एक रियल बॉन्डिंग होना था, कहीं बाहर घूमने गए, अच्छा फोटो भेज दिए, फोटो भेजना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो बॉन्डिंग, सुख दुख का बॉन्डिंग, तो अपना दुख तो शेयर नहीं कर रहे हो, सब अच्छा चीज शेयर कर रहे हो कि यहाँ शॉपिंग करने गए, लेकिन पैसा कहाँ से आया है वो तो नहीं बता रहे हो, बड़ा मुश्किल से पैसा आया है ना। तो ये सतही संबंध बनना शुरू हुआ है। तो इस कारण से क्या हुआ है, जो घर एक होता था, एक साथ देखो, एक साथ टीवी देख रहा है, चाहे रामायण देखा या कोई सीरियल देखा, चाहे बूढ़े हैं चाहे वो बच्चे हैं, सब लोग एक साथ बैठे हुए, क्रिकेट मैच एक साथ देख रहे हैं। अब हर रूम में टीवी है, लगाया गया, जिसको पैसा आया, अब हटा के हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, कोई कॉमन चीज नहीं देख रहा है, तो बॉन्डिंग कैसे होगा, है ना। तो ये एक बहुत समस्या है कि जो हर घर में अलग अलग घर बन गया है सबका। गुलमोहर एक मूवी आई थी, उसका बड़ा अच्छा डायलॉग था, ये सोशल मीडिया पे नहीं था ये डायलॉग, किसी और चीज पे, कि मैंने घर बनाने की कोशिश की लेकिन हर कमरा मेरा एक घर बन गया है, कि लोग सेपरेट हो गए हैं, एक दूसरे से मतलब नहीं रखे। बात समझ में आ रही है? अब बताइए कि सोशल मीडिया का, तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि सोशल मीडिया एक तरह से संयोजक का काम करता है, लेकिन विभाजक का भी बड़े स्तर पे, पारिवारिक स्तर पे काम करता है। जब सामाजिक मानदंड और व्यवहार पे आप देखोगे तो इसका सकारात्मक प्रभाव आप क्या देखते हो, पॉजिटिव क्या देखते हो, कि भाई सूचना का विकेंद्रीकरण हुआ है। जहां पहले सूचना पे कुछ ही लोगों का कंट्रोल था, अब बड़े स्तर पे हर आदमी के पास सूचना है, उसको शेयर कर रहा है, हर आदमी को पता
चल रहा है, सूचना का विकेंद्रीकरण हुआ है, जिस कारण से जो वंचित तबका है उसको पहली बार प्लेटफॉर्म मिला है अपनी बात रखने का, है ना। तो वंचित तबका मुखर हुआ है। जैसे आप देखेंगे मी टू मूवमेंट, है ना। उसके बाद और कौन सा मूवमेंट सुनते हैं, ब्लैक लाइफ मैटर्स, अमेरिका में सब वहीं पे शुरू हुआ। यहां तक कि भारत में जो अन्ना आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था, सोशल मीडिया प्रेरित था, बड़े स्तर पे सोशल मीडिया का प्रभाव था उस पर, हुआ कि नहीं। भारत में ब्लैक लाइफ मैटर कोई किया प्रोटेस्ट, कुछ अमीर लोग, साउथ बॉम्बे साउथ दिल्ली के लोग, भारत का जो अपना मुद्दा है उनको, भारत में नस्ल भेद इसलिए नहीं है कि इन जनरल, मतलब ये हमारा इतिहास नस्ल भेद के संबंध में नहीं रहा है, जातिगत भेदभाव में रहा है ना। लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ग्लोबल विलेज है। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को यहाँ के मुद्दे नहीं पता है, कास्ट सिस्टम के जो प्रॉब्लम्स है, जातिगत भेदभाव के जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें नहीं देखेंगे आप। लेकिन ब्लैक लाइफ मैटर में पूरा प्रोटेस्ट में यहाँ निकले थे, वो निकलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ का मुद्दा भी पता होना चाहिए। मी टू मूवमेंट यहां भी खूब चला, सामाजिक मुद्दे के संदर्भ में जागरूकता लोगों में आई है, सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ है ना। देखो कितना ज्यादा सोशल मीडिया के कारण हम पूरी दुनिया को देख पाते हैं, हमारे हाथ में मोबाइल में पूरी दुनिया होती है। वहां पे जो ये जो आपका एक जैसे क्रिसमस मनाते हैं, उसी प्रकार से एक क्रिश्चियंस का त्योहार है भूत बन के, इसमें हैलोवीन, है ना। हम लोग तो कभी बचपन में सुने भी नहीं, अब बच्चे मनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फोटो उसको डालते हैं, तो कहाँ सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, इस सब से देखे कैसे मनाया जाता है ना। बाहर का खाना कैसे बनाया जाता है, या फिर दक्षिण भारत का खाना कैसे बनाया जाता है ना। तो ये संस्कृति का आदान प्रदान भी हुआ है, जो अच्छी बात है, वेरी गुड। तो अब देखते हैं कि समाज के संबंध में काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। लेकिन अच्छा, मानवाधिकार के मुद्दे पे लोग काफी मुखर हुए हैं, कहीं भी कुछ अन्याय होता है पूरा दुनिया देखता है और वो प्रेशर डालता है, वहां पे कमेंट करके, सरकार पे आवाज उठा के, हैशटैग डाल के, तो बहुत सारा आपको प्रभाव देखने को मिलेगा मानवाधिकार के मुद्दे पे। पहले 25 साल पहले अगर तमिलनाडु में कुछ मानवाधिकार के मुद्दे पे हनन हुआ है, तो लोग कैसे, बिहारी को कैसे पता, नहीं पता चलेगा ना। 25 साल पहले, अब इंडियन एक्सप्रेस में आएगा, बिहार के न्यूज़पेपर में तो आने से रहा, जब तक कि कोई बहुत बड़ा मुद्दा ना हो। लेकिन कोविड के टाइम पे तमिलनाडु में कस्टोडियल वायलेंस हुआ था, पिता और पुत्र का, जिसका बाद में डेथ हो गया, जिसमें 6 पुलिसकर्मी इन्वॉल्व थे। पूरे इंडिया में आवाज उठा और 6 को सजा मिला। बहुत बुरा कस्टोडियल वायलेंस हुआ था। तो लोग काफी इसमें मुखर हुए हैं, मानवाधिकार को लेके, पर्यावरण को लेके, है ना, काफी जागरूकता है। हमें समझ में ही नहीं आता था कि अगर जलवायु परिवर्तन, यूपीएससी की तैयारी के पहले की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें सोशल मीडिया, यूट्यूब पे काफी वीडियो देखे हैं कि इसका कैसे क्या प्रभाव पड़ता है, परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, ये सब कहाँ से मालूम। अगर यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो, कैसे मालूम परमाफ्रॉस्ट, तो वहां से मालूम चलता है। लेकिन सब कुछ तो सुन रहे थे भैया कि सोशल मीडिया ने आवाज दिया है सबको, वंचित तबके को, महिलाओं को अपनी बात रखने का आवाज दिया है सोशल मीडिया ने। लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव भी जबरदस्त पड़े हैं। कैसे? फेक न्यूज, कैसे? फेक न्यूज, फर्जी खबर के माध्यम से। पिताजी को लाख बोल दे कि जो लिखा हो सही नहीं होता है, उन्हें ना जो लिखा हुआ देखो व्हाट्सएप पे लिख के आया है, अरे भाई गलत है वो। हमको भेजते रहते हैं कि देखो ना इतना अच्छा वीडियो मिला है, कौन बन, केबीसी वाला वीडियो कि तुम जीत गए हो 25 लाख, सो कॉल करो वाले पिताजी। तो एक्चुअली में जो खासकर वृद्ध आबादी होती है वो ज़्यादा वनरेबल है ना। डिजिटल डिवाइड
ज्यादा है फेक न्यूज के प्रति। जिस फेक न्यूज से, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देखिएगा, वैक्सीन हेजिटेन है भारत में, क्यों आया वैक्सीन हेजिटेशन, मतलब वैक्सीन नहीं लगाना है, बहुत सारे लोग बोले, क्यों? उसमें फेक न्यूज बहुत बड़ा इन्वॉल्व था कि आपको नपुंसक बनाया जा रहा है, बहुत सारे लोग नहीं लगाए वैक्सीन। इसी प्रकार से फेक न्यूज, सांप्रदायिकता, ध्रुवीकरण बड़े स्तर पे बढ़ाया है, यहां तक कि लोगों के मन में घृणा एक दूसरे के खिलाफ पैदा किया है। जो हेट स्पीच एक जगह बोला गया, पूरे इंडिया में सुना जा रहा है, उसको घृणा पैदा किया है। जो लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं उनका साइबर बुलिंग हुआ है, उनका ट्रोलिंग हो रहा है। महिलाएं जो 2010 के ईस्वी में 11 में आराम से बोल लेती थी सोशल मीडिया पे कोई सामाजिक मुद्दे पे, आज जरा बोल के देखें, जैसे चौराहे पे ऐसा गाली नहीं दिया जाता है वैसा गाली अब वहां पड़ता है, इवन रेप थ्रेट मिलता है। इसी संदर्भ में ट्रोलिंग एक कॉन्सेप्ट होता है पोस्ट ट्रूथ, खैर हम लोग उसमें राजनीतिक वाले में देखेंगे। इसी कारण से समाज ज्यादा विभाजित हुआ है। हम तो देख क्या रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, समाज चाहे जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, यहां तक कि लिंग के आधार पे, नस्ल के आधार पे ज्यादा विभाजित हुआ है। जो जाति प्रथा, जो जाति व्यवस्था को हम लोग सोच रहे थे डाइल्यूट करेंगे, देखिएगा हर जाति का अपना अपना ग्रुप बना हुआ है और उसमें बड़ा प्राउडली अपने जाति के वर्चस्व और अपने जाति के संदर्भ में लोग प्राउड फील करते हैं, जबकि शिक्षित लोग हैं, है ना। तो जातिगत भेदभाव भी वहां आपको देखने को साफ साफ मिल जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है आपको? धार्मिक, धर्म के आधार पे गालियां देना, है ना, बड़ा कॉमन हो गया है, जबकि वो पब्लिक प्लेस है। जैसे पब्लिक प्लेस कैसा है आभासी दुनिया के, जैसे चौराहे पे मैं खड़ा होके किसी व्यक्ति को गाली दूं और वहां दूं, तो यहां तो फिर भी 25 लोग सुनेगा, वहां तो हो सकता है 25,000 लोग सुने, लेकिन लोगों को डर नहीं है। ये ऐसी मानसिकता हो गई है, समाज विभाजित हुआ है इसी संदर्भ। और दूसरी बात, एक चीज और लास्ट बात, कि लोग सोशल मीडिया के आदी हुए हैं, एनी टाइम देखते हैं कितना लाइक हुआ। हम बीच बीच में कभी कभी देखते हैं 4-5 दिन में मैं वीडियो में कितना व्यू हुआ है ना। खासकर जब युवा थे 20-21 साल के, तो मैं कोई पोस्ट डाले हैं कितना लाइक हुआ, 100 क्यों नहीं हुआ, क्या हो जाएगा, आज हंसी लगता है। 100 की जगह 50 होता तो क्या आग लग जाता क्या? 100 हो गया तो क्या हम एलन मस्क की तरह बिलियनर हो गए क्या? लेकिन ये एक आ गया है ऐसा कि हमको लत लग गया है और ये लाइक कमेंट को ही अपना जीवन का लक्ष्य समझने लगे। यही नहीं, जो रील कल्चर, टिकटॉक कल्चर के कारण हमारा टाइम स्पैम किसी चीज को पढ़ने में बड़ा कम हुआ है। 2 सवाल सॉल्व कर लो तो थोड़ा देख ले रील भाई, और रील देखना शुरू किए 5 घंटा निकल गया, है ना। एक दिन देखे कि 15 मिनट लिखा हुआ है मेट्रो के सामने, कि 15 मिनट में आएगा, बोले 15 मिनट कैसे वेट करेंगे, गलती से हम रील शुरू किए, हमको एहसास हुआ कि 1 मिनट में मेट्रो आ गया, क्योंकि 15 मिनट ऐसे निकल गया। इतना टाइम बर्बाद होता है। तो ये जो, इसी को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने नया वर्ड लाया है, क्या बताओ? ब्रेन रॉट, दिमाग को सड़ाना। लोगों का मानसिक स्वास्थ्य इसके कारण खराब हुआ है। मेरा दोस्त अमेरिका में मर्सिडीज कार खरीदा, यहां प्रेशर में यहां हम कार खरीदे गांव वाला प्रेशर में, गांव वाले में कोई जेसीबी खरीदा, पूरा गांव वाला प्रेशर में। यही होता है ना। लेकिन ये देखते ही नहीं हो दूसरा स्याह पक्ष उसका, कि क्या हो सकता है कि जो अमेरिका में भले ही उसका आर्थिक उन्नति हुआ हो, लेकिन साथ में डिवोर्स भी हुआ है उसका, है ना। उसके मन में सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे, बहुत परेशान था, ठीक है। तो
लोग बस, चूंकि वो पक्ष तो हम नहीं डाल सकते, तो लोग क्या डालते हैं, सिर्फ अपना, और बहुत सारा दिखावटी पक्ष, फिल्टर डाल डाल के फोटो डालना, है ना, दुनिया के सबसे सुंदर हम ही हैं, सामने से देखो तो मालूम चल जाएगा। तो ये सब के कारण दिमाग रॉट हुआ है, इसी को ब्रेन रॉट कहते हैं। ये जो घृणा आया है, ध्रुवीकरण आया है, लोग विभाजित हुए हैं, जिस कारण से मॉब लिंचिंग जैसे चीज भी आपको देखने को समय समय पे मिल जाता है। फेक न्यूज के कारण कि बच्चा चोरी करने आ रहा है, बहुत सारे मॉब लिंचिंग हुए। ठीक है, अब लोकतंत्र पे क्या प्रभाव पड़ा है, इसका पॉजिटिव प्रभाव क्या पड़ा है बताइए लोकतंत्र पे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हमें सिर्फ मतदान का अधिकार नहीं है, मतदान का अधिकार संवैधानिक अधिकार होता है, याद रखना, प्रीलिम्स में सवाल भी पूछ चुका है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। वैधानिक अधिकार तो है ही, साथ में हाँ मौलिक अधिकार आपका नहीं है। तो हमें मतदान का तो संवैधानिक अधिकार है ही, लेकिन ये सूचित मतदान का अधिकार है। सूचित मतदान, इसका इंग्लिश में वो बोलते हैं इन्फॉर्म्ड वोटिंग। माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या कहना है कि हमें अधिकार, मतदान का अधिकार कैसा है, इन्फॉर्म्ड, मतलब हमें पूरा अधिकार है ये जानने का कि जो पिछली 5 साल में सरकार ने क्या काम किया, जो उम्मीदवार खड़ा है उस पर कितने आपराधिक मामले हैं, उसकी संपत्ति कितनी है, उसकी शिक्षा कितनी है, कितने शादियां किया है, सब हमें जानने का अधिकार है, ताकि हम जो अपना विकल्प चुने पूरा इन्फॉर्म्ड हो, सूचित हो, पूरा अच्छे से जब तक एनालिसिस कब करेंगे, जब शिक्षा हमें, जब सूचना हमें मिलेगा। लेकिन अगर इन्फॉर्म नहीं हो, खाली वोटिंग हो, तो हमें कुछ पता ही नहीं है। जारवा ट्राइब को कुछ पता ही नहीं है पूरे इंडिया के बारे में, तो वोटिंग करेगा तो इन्फॉर्म वोटिंग होगा क्या? नहीं, अलग थलग है जारवा ट्राइब। लेकिन मुख्यधारा में जो लोग हैं हम लोग, हमें कौन, सबको, जारवा ट्राइब को भी अधिकार है इन्फॉर्म वोटिंग का, लेकिन मैं पूछ रहा हूं सिर्फ वोटिंग का अधिकार हो और ये पता ही ना चले कि आपका उम्मीदवार पे कितना मर्डर केस है, क्या सही होगा? ये पता ही ना चले कि उसका संपत्ति पिछले 5 सालों में कितना बढ़ा है, सही होगा? नहीं। बोलिए, ये सोशल मीडिया के कारण हमें अच्छे से जानकारी, विभिन्न कामों, सरकार के काम का, सरकार के हैंडल्स हैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, साथ में उम्मीदवार के हैंडल्स हैं, अच्छे से जानकारी मिलता है। उस उम्मीदवार और सरकार की लोग आलोचना करते हैं तो हम वहां जाके सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। इसी को क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन मिलना। और जब वोट डालेंगे तो कौन सा वोट होगा? इन्फॉर्म्ड वोटिंग। राजनीतिक रूप से हम ज्यादा सजग हुए हैं, डिबेट डिस्कशन में ज्यादा शामिल हुए हैं, लोगों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी है, सरकार की पारदर्शिता, जवाबदेहिता बढ़ी है। रेलवे में जब देखो, जब जाओगे तुम रेल में कुछ गड़बड़ है, तुरंत ट्वीट करो, तुरंत आ जाता है कि नहीं, है ना? तो पारदर्शिता, जवाबदेहिता बढ़ी है, सुशासन की ओर हम लोग बढ़े हैं सोशल मीडिया के कारण, क्योंकि वहां हम सरकार की जवाब, कमेंट लिख के, हैशटैग चला के सरकार की जवाबदेहिता तय करते हैं। वंचित समूह का राजनीतिक रूप से सशक्तिकरण हुआ है, वंचित समूह मोबिलाइज हुए हैं। ऐसे देखो, सोशल मीडिया में फ्री ऑफ कॉस्ट वो मोबिलाइज हो रहा है। आज से 30 साल पहले सोच लो कैसे मोबिलाइज होता वंचित समूह, ना जिसके पास पैसा है ना शिक्षा है ना? तो एक मौका मिला है वंचित समूह को मोबिलाइज होने का। यह भी देखा गया है भारत में कि जो पॉलिटिकल पार्टी जिसका कोई इतिहास नहीं है, वो एकाएक एक राज्य में अपनी सरकार बना ली है। सोशल मीडिया का उसमें बहुत बड़ा इंपैक्ट था। लेकिन इतना ही, इसका नकारात्मक प्रभाव भी इससे बड़े स्तर पे देखने को मिलता है। जो फेक न्यूज का बड़े स्तर पे यूज किया जाता है, आपको पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड में आप जा चुके हैं, ऐसी स्थिति बना दी गई है। कैसे? सोशल मीडिया का लगातार ज़्यादा उपयोग करने से
वो एल्गोरिदम यो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, वो जिस पॉलिटिकल पार्टी के प्रति इंक्लाइंड हैं आप, ज़्यादा आएगा, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के आप आलोचना नहीं करोगे, घृणा करोगे। आलोचना में क्या होता है कि आप आलोचना कर रहे हो और मैंने कोई फैक्ट दे दिया, प्रूफ दे दिया, तो आप एक्सेप्ट करते हो, फिर आपकी आलोचना समाप्त होती है। पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड में क्या होता है कि आप ऑब्जेक्टिव फैक्ट को स्वीकार नहीं करते हो, आप इमोशन पे जाते हो। एल्गोरिदम इस तरह से चला, इतना भी एआई काम करता है, इस तरीके से एल्गोरिदम चला कि आपको बार बार उसी पार्टी का जम के बड़ाई हुआ, दूसरी पार्टी के प्रति घृणा पैदा की गई, और आप सोचते हो कि आप इन्फॉर्म्ड वोटिंग दे रहे हो। पहले क्या होता था कि वोटिंग को हाईजैक किया जाता था, बूथ कैप्चरिंग के माध्यम से किया जाता था कि नहीं, अटैक करके। अब इस पे लोग नहीं ध्यान देता है, किस पे देता है, इंफॉर्मेशन को हाईजैक कर लो तो इन्फॉर्म्ड वोटिंग नहीं हो पाएगा। अब इसी को करप्ट कर दो फेक न्यूज के माध्यम से, है ना, तो क्या इन्फॉर्म्ड वोटिंग हो पा रहा है? नहीं। पॉलिटिकल वायलेंस आपको देखने को मिल जाता है। लोग जो एक ही प्रकार का एल्गोरिदम में बार बार वीडियो देखते हैं, उसको फिल्टर बबल कहा जाता है ना। एक इको चैम्बर बना लेते हैं जिसके बाहर की दुनिया वो देख ही नहीं पाते हैं। उनको लगता है यही पॉलिटिकल पार्टी, यही नेता मेरा सब कुछ है, इसके अलावा दुनिया पूरा भ्रष्ट है। दूसरे के तर्क को सुनने को तैयार नहीं होते हैं। अगर तुम तर्क बोल दिया तो हिंसा कर देंगे तुम पे, इस लेवल पे होते। क्यों? इतना ज्यादा उनका ब्रेन रॉट हो चुका है, इतना ज्यादा एक ही प्रकार का वीडियो उनको दिखाया गया है, न्यूज दी। खासकर ये अमेरिका में जो पहला सबसे ज्यादा इसका सोशल मीडिया का दुरुपयोग देखने को मिला, जब आरोप लगा रूस पे कि जब ट्रंप का इलेक्शन हो रहा था, इस बार नहीं, उससे पहले ही बार, तो वहां पे रूस का हस्तक्षेप देखा गया। विदेशी ताकत आपके लोकतंत्र को भी इसमें बिगाड़ सकती है। चुनाव के समय 48 घंटे का साइलेंट पीरियड होता है, पता है कि नहीं? चुनाव के 48 घंटे पहले कोई प्रचार नहीं होगा। तो पहले 25 साल पहले क्या होता था, कोई न्यूज़पेपर में ऐड नहीं छपेगा, कोई न्यूज़पेपर में आपका इस तरह का इंटरव्यू नहीं छपेगा, कोई पंपलेट नहीं बांटेगा, कोई माइक पे प्रचार नहीं करेगा कि भारी ही भारी मतों से विजयी बनाए। ऐसे ही प्रचार होता था ना, अमीन सयानी की आवाज में। अब क्या है, ये सब नहीं होता है, चुपचाप सोशल मीडिया का जम के उपयोग होता है। इलेक्शन कमीशन के का हाथ बंधा हुआ है। बंधा हुआ किस सेंस में? इतना रिसोर्स नहीं है कि इतना ज्यादा डेटा को एनालाइज कर ले। व्हाट्सएप ग्रुप पे लोग प्रचार भेज रहे हैं, तो सोशल इलेक्शन कमीशन क्या कर लेगी? अधिक से अधिक कह सकती है कि भाई जो पॉलिटिकल हैंडल है वहां से प्रचार नहीं होगा। नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे चैनल हैं और बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं। तो साइलेंट पीरियड हो नहीं पाता है। आप सही ढंग से कहो तो एमसीसी लागू नहीं हो पाएगा। ये चाहेगा ये कि भाई नोटों का वितरण ना हो, पैसा ना बांटा जाए। इलेक्शन कमीशन यहाँ ऑनलाइन बांटा जा रहा है पेटीएम से। इलेक्शन कमीशन क्या करेगी? ऑनलाइन ग्रुप बना के बांटा जा रहा है। तो बड़ा चुनौती हो गया है चुनाव की निष्पक्षता पे। कैम्ब्रिज एनालिटिका का भी जो आया था विवाद, उसमें भी बोला गया कि बड़े कॉरपोरेशंस आपके डेटा को लेते हैं और उसको पॉलिटिकल पार्टी को बेचते हैं। उसमें क्या होता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी बिग डेटा एनालिसिस करवा के वो आपके इसको प्रभावित कर, एआई के माध्यम से आपके विचार को प्रभावित करने का प्रयास करती है। युवल नोआ हरारी नाम सुने हो? युवल नोआ हरारी का कहना है कि आने वाला समय लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। अपने बुक नेक्सस में बताते हैं कि जो एआई है, ये तो तुम इसको सोशल मीडिया को दो-धारी तलवार कह रहे हो, असली दो-धारी बम आ रहा है एआई। और सोशल मीडिया के साथ उसका मिक्सचर एआई का, अभी तो शिशु अवस्था में है एआई, जब और ऊपर लेवल पे जाएगा
तो एआई आपके लोकतंत्र को आसानी से बर्बाद कर सकता है अगर अभी से कदम ना उठाया जाए। आराम से कोई व्यक्ति तानाशाह हो सकता है, सभी व्यक्ति का वो रुझान जान ले और आराम से उसको मैनिपुलेट कर दे सोशल मीडिया के माध्यम से। समझ पा रहे हो? अब न्यायपालिका पे क्या प्रभाव होगा बताइए? सोशल मीडिया का न्यायपालिका पे क्या प्रभाव हुआ है? पॉजिटिव प्रभाव क्या हुआ है कि भैया न्यायिक प्रक्रिया अब लोग इवन ऑनलाइन भी यूट्यूब पे देख पाते हैं, देखते हैं ना, उससे ये देख पाते हैं कि अंदर में किस तरह से प्रक्रिया होती है। कानून और सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से जान पाते हैं। जो कानूनी जो समर्थन है, बड़े बड़े वकील हैं, उससे जुड़ पाते हैं। लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव फिर से बड़ा कठोर है कि सोशल मीडिया के कारण अब जो न्यायाधीश बड़े बहुमत जो है, मत है, जनमत है, उसके खिलाफ कोई निर्णय दे रहा है, उसकी ट्रोलिंग होगी, उसको धमकी मिलेगा, उसके बच्चे को धमकी मिलेगा, वकील जो दूसरे पक्ष में है उसको धमकी मिलेगा, है ना। न्यायपालिका पे सोशल मीडिया के माध्यम से दबाव बनाया जाता है कि वो त्वरित न्याय के लिए कुछ भी करे। जब हैदराबाद में इनकाउंटर हुआ, जो आरोपी था, रेप का आरोपी था, उसका इनकाउंटर हो गया, तेलंगाना हैदराबाद की बात कर रहा हूं, आज से 6-7 साल पहले, तो सोशल मीडिया पे चीयर हुआ। त्वरित सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बुलडोजर जस्टिस, एक शब्द अब कॉइन हुआ है, कौन सा? बुलडोजर जस्टिस। तो देखो कि सोशल मीडिया पे चीयर होता है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। सभी व्यक्ति को अपना पक्ष पूर्ण रूपेण रखने का हक मिलना चाहिए। त्वरित न्याय अच्छी बात नहीं है। वही त्वरित न्याय तो मॉब लिंचिंग है, और वही मॉब लिंचिंग में धीरे धीरे समाज का सब वर्ग में डर कायम हो जाता है ना। तो नकारात्मक प्रभाव आपने देखा, प्लस गोपनीयता, जो ये सोशल मीडिया के कारण न्यायिक प्रक्रिया में भी गोपनीयता का हनन का बड़ा डर है। इसका आर्थिक प्रभाव क्या रहा है सोशल मीडिया का? बताइए, क्या पॉजिटिव प्रभाव रहे हैं सोशल मीडिया के? जैसे मान लो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना, आपस में कैसे जुड़ेगी? 25 साल पहले हर घर जाके बोलेगी एक महिला कि हम लोग को कल मिलना है, कल मिलना है। टेलीफोन तो है नहीं, कम्युनिकेशन बड़ा कठिन था। अब क्या है बताइए? व्हाट्सएप ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप का बनाया, एक मैसेज किया, सब लोग मीटिंग के लिए आ गए। सेल्फ हेल्प ग्रुप जहां बहुत ज़्यादा परस्पर सहयोग की भावना होती है, वहां पे परस्पर जुड़ाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहुत सारी महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। सोशल मीडिया के कारण सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो छोटे उद्यम हैं, वो अपना मार्केटिंग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा आसानी से कर पाते हैं। ई कॉमर्स साइट, वो तो बात पे आएंगे, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं या फिर एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से अगर कोई झुमका बना रहा है, आर्टिफिशियल झुमका, तो देखोगे खूब मिलता है इंस्टाग्राम पे। ऐसे छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स खूब उभर रहे हैं, लोगों को प्लेटफॉर्म मिला है, मौका मिला है। अब कोई भी कलाकार है, उसको आर्थिक आय मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं? तुम कर्कश गाते हो तब भी आय मिल जाएगा, इतना फेमस हो गया। अगर पब्लिक ने ट्रोल कर दिया, सब्सक्राइबर बढ़ गया, तब भी है। अब तुम पे दबाव रहेगा कर्कश गाने का, गाओ कर्कश, उसका भी है रिवाज। तो बेसिकली काफी, अब कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरे टैलेंट की कोई पूछ नहीं। आपको मौका है, जाइए यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे जाइए। वित्तीय समावेशन में बहुत योगदान किया है सोशल मीडिया। जैसे व्हाट्सएप पे भी अभी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। व्हाट्सएप सभी के लिए अब बड़ा इजीली एक्सेसिबल है। तो अब इसके कारण वित्तीय समावेशन कैसे हुआ है? तो जितने जो बैंक हैं या स्मॉल बैंक हैं, सब सोशल मीडिया पे रहते हैं, उनके हैंडल रहते हैं, वहाँ से जागरूकता आसानी से फैलाते हैं, है ना। तो वित्तीय समावेशन भी बड़े स्तर पे हुआ है। लेकिन इसका नकारात्मक पक्ष क्या है आर्थिक प्रभाव में?
सबसे बड़ा तो यही भाई, वही सोशल मीडिया के माध्यम से तुमको डिजिटल अरेस्ट कर लेता है। इतना व्यापक हो गया है डिजिटल अरेस्ट या फिर इस तरीके का कॉल आना, डिजिटल धोखाधड़ी होना, साइबर धोखाधड़ी इतना कॉमन हो गया है कि कोई जनगणना सर्वे वाला आज तक मेरे पास नहीं आया। आज तक सरकार का कोई सर्वे नहीं आया। हम बस पढ़ते रहते हैं। हमको लगता है कभी कभी कि सर्वे होता कहाँ है, मेरे पास तो कोई नहीं है। लेकिन इनका कॉल 2-3 बार आ चुका है। डिजिटल अरेस्ट वाला भी कॉल आ गया है ना, तो हम कन्नड़ भाषा बोलने लगे तो कट कर दिया वो। उसी प्रकार से अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में डर बढ़ गया है। डर लगता है कि पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाए। तो वापस बहुत सारे लोग देखोगे कि एक ऐसा अकाउंट खोलने लगे हैं जिसमें कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ना हो, पासबुक सिस्टम हो। क्या करें? तो एक जो सिस्टम से विश्वास कम हुआ है। आपके आर्थिक डेटा की सुरक्षा का बहुत बड़ा चुनौती आ गया। ठीक है। आंतरिक सुरक्षा पे क्या प्रभाव पड़ा है? पॉजिटिव क्या पॉइंट्स हैं इसका? आंतरिक सुरक्षा पे, जो आंतरिक सुरक्षा के लिए जो सूचना चाहिए, आसूचना, इंटेलिजेंस चाहिए, अगर जो वहां की पुलिस है वो आम जनता को, जैसे कि बॉर्डर एरिया है, वहां पे बॉर्डर एरिया में कोई घुसपैठ ना हो, बांग्लादेश से कोई घुसपैठ ना हो, या आतंकवादी कहाँ छुपा है, ये आराम से अगर व्हाट्सएप पे ऐसा ग्रुप बना के सरकार पुलिस तक वो पहुंचाया जा सकता है सूचना। कौन, पहले क्या था कि टेलीफोन कोई करने जाएगा, कोई फिजिकली जाएगा बताने, तब तक बहुत डर होता था उसका अटैक का। तो जो क्राउड सोर्सिंग इंटेलिजेंस आसान हो गया। कुछ फेक न्यूज भी फैला तो सोशल मीडिया के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा पे खतरा ना हो, सरकार सोशल मीडिया का ही यूज करके उसको दबा सकता है, बड़े स्तर पे प्रचार कर सकता है। ये गलत बात है। जैसे अभी अभी मतलब आज से 10-12 साल पहले बेंगलोर में रहने वाले नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, है ना, बड़े स्तर पे मैसेज आए। उसमें मैसेज को सोशल मीडिया नहीं बोलते, लेकिन टेक्स्ट मैसेज आया कि यहाँ से निकल लो, तुम पे अटैक होने वाला है। बड़े स्तर पे पलायन हुआ। लेकिन उस समय फेसबुक का यूज करते हुए, है ना, व्हाट्सएप उतना लोग यूज नहीं करते थे, और अन्य माध्यम का भी उपयोग सरकार ने किया। यहाँ तक कि कर्नाटक के सीएम गए असम में गुवाहाटी स्टेशन पे और बोले कि नहीं, आप लोग वापस चलिए, कोई खतरा नहीं, हम हैं। लेकिन ऐसा सोशल मीडिया पे प्रचारित किया जाए तो और अच्छा रहता है। सरकार को आंतरिक सुरक्षा को संभालने में से नकारात्मक प्रभाव भी हैं तो कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हैं। आपदा के समय तो बहुत ज्यादा, है ना। बताइए इसके नकारात्मक प्रभाव क्या हैं? रेडिकलाइजेशन बड़े स्तर पे होता है। पहले क्या था कि तंत्र होता था, संस्था होता था जो व्यक्ति को रेडिकलाइज कर रहा है। अब कोई तंत्र और संस्था की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप सोशल मीडिया में एक प्रकार का वीडियो देख रहा है, एल्गोरिदम से उस संस्था को मालूम चला कि अरे ये तो मेरा वीडियो बार बार देख रहा है, वहां तक रीच करेगा और ऑनलाइन ही उसको रेडिकलाइज करेगा। उससे क्या होता है ऑनलाइन रेडिकलाइज से? जो लोन वुल्फ अटैक, नाम सुने हो? लोन वुल्फ का मतलब अकेला। पर आतंकवादी हमला जब होता है तो क्या होता है कि 4-5 लोग आके, 20-25 लोग आके एक जगह पर अटैक किए। सरकार के लिए बड़ा आसान, बड़ा मतलब तुलनात्मक रूप से आसान है यह पता लगाना कि कोई संस्था अटैक, बॉम्ब अटैक करने का प्लान कर रहा है, क्योंकि 15 लोग इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं से सूचना लीक होगा। लेकिन एक व्यक्ति घर में बैठा हुआ है, लैपटॉप पे बैठा है, मोबाइल पे रोज रेडिकलाइज हो रहा है, एक दिन चाकू लेके निकला, बाजार में चाकू चलाना चालू कर दिया। उसको क्या बोलते हैं? लोन वुल्फ अटैक। इसको कोई सरकार रोक पाएगी? नहीं। जब आईएस का राइज हुआ था उस समय लंदन में, पेरिस में जगह जगह लोन वुल्फ अटैक हुए थे और देखा गया कि वो एक्चुअली संस्थागत रूप से किसी संस्था से जुड़ा हुआ नहीं है, आभासी रूप से जुड़ा हुआ है। ठीक है।
तो आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जो यहाँ के फौज में लोग हैं उनका हनी ट्रैपिंग बड़े स्तर पे प्रयास किया गया सीमा पार से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इसलिए बैन कर दिया गया है फौज में। सोशल मीडिया के माध्यम से हनी ट्रैप किया गया, इसलिए बहुत सारे न्यूज में आता रहता है कि व्यक्ति हनी ट्रैप में फंस के यहाँ का आसूचना इंटेलिजेंस लीक कर दिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से दंगा भड़काना, बहुत जगह पे दंगा भड़के हैं, सांप्रदायिक दंगे भड़के हैं कि नहीं, सोशल मीडिया पे रेडिकलाइजेशन के कारण। तो ये सब आपका मोटा मोटी इसका प्रभाव है, सकारात्मक प्रभाव है, नकारात्मक प्रभाव है। इसके संबंध में इसको नियमन करना है हमें, सोशल मीडिया को, इस नकारात्मक प्रभाव को हटाना है, तो क्या करना होगा बताइए? क्या चुनौती है हमारे पास? चुनौतियां क्या क्या है? सबसे पहली बात कि गोपनीयता संबंधी चुनौती, पर्सनल डेटा सुरक्षा, निजी डेटा सुरक्षा संबंधी चुनौती सबसे इंपॉर्टेंट। हमारे पास आज तक कोई ठोस कानून नहीं, जो हमारे निजी डेटा को सुरक्षित कर सके। ये लोग सोशल मीडिया साइट पे, और लोग भी क्या है, हर चीज़ सोशल मीडिया पे डालता है। आज मैं फ्लाइट पकड़ रहा हूँ यहाँ कैलिफोर्निया में, कल नई दिल्ली उतरूंगा। खासकर लोग जो विदेश जाते हैं वही डालते हैं फ्लाइट का, देखे हो कि नहीं? आज हम लोग तो बस वाले हैं, आज बस पकड़ रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, सारा इन्फॉर्मेशन जा रहा है। कुछ लोग अपना 10th का मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ सब डाले पड़े। निजी डेटा तुम खुद दे रहे हो, तो जिम्मेदारी पूर्वक भारत में लोग अपना डेटा नहीं देते हैं, सब डेटा देते हैं। बच्चा पैदा हुआ, कब शादी हुआ, हर चीज आराम से ट्रैक किया जा सकता है। तो निजी डेटा संबंधी सुरक्षा एक बहुत बड़ा चुनौती है भारत के संदर्भ में। गोपनीयता एक बहुत बड़ी समस्या है, चुनौती है। इसके अलावा सोशल मीडिया का जो एल्गोरिदम है अपारदर्शी है। एल्गोरिदम का मतलब, एल्गोरिदम आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है कि YouTube पे किस वीडियो को प्रमोट करता है, उसका अपना एल्गोरिदम चलता है। तो उसका जो एल्गोरिदम चलता है वो बड़ा अपारदर्शी है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। साथ में जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उनको सोचो, लगभग इनफाइनाइट कंटेंट डेली डाले जाते हैं, है ना? और सारे कंटेंट को मॉडरेशन करना बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा नागरिकों, यूजर्स के संदर्भ में भारत में ऐसे भी साक्षरता कम है, शिक्षा और कम है, डिजिटल शिक्षा या साक्षरता और कम है। मतलब डिजिटल डिवाइड बहुत ज्यादा है। डिजिटल साक्षरता डिजिटल डिवाइड में ही आता है। इसीलिए देखिएगा जो साइबर अटैक होगा या फिर वित्तीय जो डिजिटल अरेस्ट होगा, इसमें वृद्ध आबादी ज़्यादा होती है। OTP ज़्यादा जल्दी वो देता है ना? भले हमारे अकाउंट में 45 रुपया हो, लेकिन हम लोग OTP वगैरह नहीं देते हैं कि 45 रुपये का काम आ जाएगा। तो वृद्ध आबादी ज़्यादा वनरेबल है क्योंकि डिजिटल डिवाइड ज़्यादा है। ये सब चुनौती है भारत के संदर्भ में। तो क्या समाधान होना चाहिए बताइए? आगे की राह क्या होनी चाहिए बताइए? सबसे बड़ी बात कि भैया जो शिक्षा है, कौन सा शिक्षा? डिजिटल साक्षरता, वह शिक्षा, इस पे बल देने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। सरकार को मुहिम चलाने की आवश्यकता है। डिजिटल अरेस्ट बड़े स्तर पे हो रहा था, तब प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया कि नहीं, है ना? तो ऐसे बड़े स्तर पे मुहिम चलाने की आवश्यकता है, लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है।
साइबर सुरक्षा विभिन्न उपाय करने की आवश्यकता है। सरकार साइबर सुरक्षा के संबंध में, देखो हम लोग का जो साइबर सुरक्षा, हमेशा जो चोर है बहुत कदम आगे रहता है, पुलिस बहुत पीछे रहता है। तो पुलिस तंत्र में प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, साइबर पुलिस अच्छे से स्थापित करने की आवश्यकता है, अवसंरचना विकास करने की आवश्यकता है। मालूम चला जो साइबर पुलिस में है वही डिजिटल ठगी का शिकार है, यह भी हुआ है। जो साइबर पुलिस है उसी में जागरूकता नहीं है। जो ये कंपनियां हैं फेसबुक, एक्स, इन सब के साथ सहयोग कीजिए। उनको बोलिए कि भैया जो एल्गोरिदम है उसको लोकतांत्रिक बनाने की आवश्यकता है, उसको पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है। जो एमसीसी, अरे नहीं, वो तो फाइन, उस पर चला गए हम लोग, लेकिन ओवरऑल हम बता रहे हैं। जो मॉडरेशन करते हैं कंटेंट का, उसके लिए एआई का यूज ये सब प्लेटफॉर्म बड़े स्तर पे कर सकती है, ताकि घृणा वाला जो कंटेंट है वो अपने आप वहां से हट जाए। मॉडरेशन उसके लिए शब्द है। और क्या कह सकता है बताइए? जो डिजिटल डिवाइड है उसको कम किया जा सकता है। साथ में हाँ, निजी डेटा की सुरक्षा हेतु कठोर कानून की आवश्यकता है। जो सिंगापुर मॉडल है, पर्सनल डेटा सिक्योरिटी एक्ट सिंगापुर में है, यूरोपियन यूनियन का है डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस सब मॉडल पे हम लोग चल सकते हैं। बहुत मतलब घिसा पिटा है ये आगे की राह, लेकिन यही समाधान है। ठीक है, तो आपने सीख लिया कि भाई सोशल मीडिया का क्या क्या समाज पे प्रभाव है। कुछ कीवर्ड्स भी आपने सीखे, इको चैम्बर है ना, डेटा मॉडरेशन, एल्गोरिदम, ये सब कीवर्ड सीखे। पोस्ट ट्रूथ शब्द आपने सीखा। तो और इस पे आर्टिकल्स आते रहता है, पढ़ते रहिएगा। ठीक है, अगर इस पे सिर्फ चर्चा किया जाए 4-5 घंटा हम लोग चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।